जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इस पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल, लगभग पूरे ही, और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट की कौन से आर्टिकल में कौन सा सब्जेक्ट आता है और कौन सा सब्जेक्ट कवर होता है। ये जो चैप्टर है वो हमारे प्री के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस अपनी घटना चक्र के सीरीज में हम स्पेशली रूप से तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट बताया गया है, देयर वर 22 पार्ट 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल इन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार कब अपनाया था। ओके, वो टाइम पीरियड क्या था और वो कौन सा दिन था। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है इंडिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ नंबर ऑफ आर्टिकल वर एडेड एंड रिमूव लेटर थ्रो अमेंडमेंट्स। ओके, तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि बाद में बहुत सारे आर्टिकल्स को ऐड किया गया और रिमूव किया गया। एट प्रेजेंट देयर आर अराउंड 465 आर्टिकल्स बट दीज आर एडेड इन द फॉर्म ऑफ सब पार्ट सच एज ए बी सी एटसेट्रा ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल 395। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रेजेंट में, इस टाइम में, फिलहाल में हमारे पास कितने आर्टिकल हैं? लगभग 265 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 465 आर्टिकल हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स है उसमें ए बी सी ऐसे करके जोड़े गए हैं। ओके, तो बेसिकली इस पॉइंट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो यही है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है उस आर्टिकल के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। आर्टिकल 1 में जो आर्टिकल 1 जिस सब्जेक्ट को कवर करता है उसका नाम है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल 2 जिस सब्जेक्ट को कवर करता है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ओके, आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ओके, तो आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड एलोकेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री एंड द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। एंड द आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है? देखिए इसमें वही आर्टिकल दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। कुछ ऐसे आर्टिकल भी हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको कवर नहीं किया गया है इस वाले भाग में। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 5 किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंटमेंट हुआ था उस टाइम किस तरीके से सिटीजनशिप को फॉर्म किया जाता था या किस तरीके से सिटीजनशिप को अप्लाई किया जाता था, इसके बारे में आर्टिकल 5 में बताया गया। तो बेसिकली सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 5 से रिलेटेड है। कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 5 से रिलेटेड है। अब आता है हमारा फंडामेंटल का राइट आर्टिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें लगभग सारे आर्टिकल ही कवर किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है वो कितने से कितने आर्टिकल तक को कवर करता है? जो फंडामेंटल राइट है वो कितने से कितने आर्टिकल तक को कवर करता है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है और अपने लक्ष्मीकांत के बुक में का जब हमने स्टडी करी थी तो उसमें भी बताया हुआ है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है? कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, इस ग्राउंड पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है किसी भी एलिजिबिलिटी
के लिए। और आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सब इक्वल है, सबकी इक्वलिटी है। ओके। आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 16 में बताया गया है। देन आर्टिकल 70 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17 है। देन आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम कम इन द एग्जामिनेशन। आर्टिकल 18 एबोलिशन द टाइटल ऑफ एबोलिशन द टाइटल। ओके। देन आर्टिकल 19 में क्या आता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके। तो आर्टिकल 19 बेसिकली एक बहुत ही इलेबोरेटेड आर्टिकल है, जिसमें कि जो कि आर्टिकल 19 हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे सर्टेन राइट जो हमारे फ्रीडम के रिगार्डिंग है, उस राइट के लिए हमें देता है, ये प्रोटेक्शन देता है कि हम अपनी बातों को स्पीच बोल सकते हैं। अब इसी में डिटेल में ना आर्टिकल 19 A B C D ऐसे करके 6 आर्टिकल इसमें आते हैं, A B C D करके। ओके। तो वो 6 आर्टिकल को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आगे क्वेश्चन में आएंगे तो हम उसको भी देखेंगे। आगे देखते हैं आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन किस चीज के लिए देता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ओके। तो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस के लिए ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जब तीनों तरीके की इमरजेंसी लगती है ना, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों तरीके की इमरजेंसी लग जाती है, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ही एक ऐसे आर्टिकल हैं, दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनको कि एबॉलिश नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एबॉलिश नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 19 जो है, इसको किस स्पेशल सिचुएशन में एबॉलिश किया जा सकता है, ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमने अपनी पिछली क्लासेस में ये सारे पॉइंट को बहुत ही डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आगे देखते हैं आर्टिकल 21A है, मतलब किसी न किसी अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, राइट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या? राइट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देन आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके। तो आर्टिकल 2 कौन सा प्रोटेक्शन देता है? हमें प्रोटेक्शन देता है कि हमारे अरेस्ट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके। आर्टिकल 23 क्या है? क्या प्रोहिबिट करता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो आर्टिकल 23 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 23 रिलेटेड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से एंड लेबर फोर्स से। किससे? फोर्स लेबर या लेबर फोर्स से। आर्टिकल 24 किससे रिलेटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज। ओके। आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? ये प्रोहिबिट करता है, क्या प्रोहिबिट करता है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। कि आर्टिकल 24 के अंडर जो कि फंडामेंटल राइट है हमारा, किसी भी चिल्ड्रन को आप फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, मतलब बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? आर्टिकल 25 आता है। आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन। ओके। तो बेसिकली आर्टिकल जो 25 है वो किससे रिलेटेड है? वो हमें फ्रीडम देता है अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का, और उसको रिलीजन और ये सब चीज़ों को प्रोपगेट करने का, प्रैक्टिस करने का, और उसको उस तरीके से अपने करियर वगैरह को चुनने का। ओके। आर्टिकल 26 क्या है? फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26 क्या है? फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, कि रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का जो फ्रीडम हमें है वो हमें आर्टिकल 26 देता है। देन 27 क्या देता है? फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ओके। तो आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग हमें ये फ्रीडम मिलती है कि हम अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए टैक्सेस वगैरह का पेमेंट कर सकते हैं, डोनेशन वगैरह दे सकते हैं। ओके। आर्टिकल 28 में क्या है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ओके। देन आता है हमारा आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, की माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में जो प्रोटेक्शन देता है वो आर्टिकल 29 है। आर्टिकल क्या है? 29 है। ओके। एक बार मैं आर्टिकल 28 को क्लियर कर देती हूँ। फ्रीडम एज द अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशिप
इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये हमें क्या बताता है, आर्टिकल 28 हमें क्या फ्रीडम देता है कि हम अपने रिलीजियस वर्क प्लेस और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो रिलीजियस है उसमें कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को दे सकते हैं। ओके, आर्टिकल 30 क्या होता है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो आर्टिकल 13 हमें बताता है, हमें ये राइट देता है कि कि अगर कोई माइनॉरिटी है तो इस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, नॉट एनी कंपनी, नॉट एनी अदर थिंग। ओके, देन आर्टिकल 23 क्या है, आर्टिकल 23 हमें रेमेडी देता है, रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग रीट। ओके, तो आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बेसिकली इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए, या इसको रेमेडी ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। ओके, देन आर्टिकल 38 किससे रिलेटेड है, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल। आर्टिकल 38, ओके, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, की ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो एक सोशल ऑर्डर को का प्रमोशन करे, उसको सिक्योर करे, क्या करने के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। उसके बाद क्या आता है, आर्टिकल 39 आता है। आर्टिकल 39 किससे रिलेटेड है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ओके, सर्टेन पॉलिसीज ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। देन आता है हमारा 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग ही हमें इक्वल जस्टिस और फ्रीडम ऑफ एड का हेल्प मिलता है। देन आर्टिकल 14 आता है। आर्टिकल 14 रिलेटेड है किससे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विलेज पंचायत को कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो पहले तो विलेज पंचायत जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7273 है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे करेक्ट करिएगा कि 72 आर्टिकल अमेंडमेंट या 73 है या 73 या 74 है, उसमें पंचायत के बारे में इलेबरेट किया गया, उसका क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा, ये उस आर्टिकल में, ये उस अमेंडमेंट के थ्रू बताया गया है, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A और 11A 11B ऐसे करके एक पार्ट है जो कि अभी मुझे थोड़ा मिस हो रहा है, उसके बारे में पहले ही डीपीएसपी में आर्टिकल 14 में बताया गया था। कहाँ पे बताया गया था, आर्टिकल 14 में बताया गया था। देन आर्टिकल 41, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस। ओके, तो आर्टिकल 41 हमें क्या राइट देता है कि हम राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन अ सर्टेन केसेस। ओके, आर्टिकल 43 क्या बताता है, लिविंग वेज, ओके, एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिविलियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसमें अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बहुत सारे मैटर चल रहे हैं, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 44 में बताया गया है। देन आर्टिकल 45 में क्या आता है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। तो आर्टिकल 45 में ये प्रोविजन दिया गया है कि अर्ली चाइल्ड केयर होना चाहिए और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए जो कि 6 साल से नीचे के हैं। देन आर्टिकल 48 आता है, जिसमें कि हमें क्या प्रोविजन मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 48 से रिलेटेड है। देन आता है 48A, इसमें क्या बताया गया है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो बेसिकली आर्टिकल 48A किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट से एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के क्योर से रिलेटेड है। आर्टिकल 49 किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ माउंटेन मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली आर्टिकल 49 जो है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन देता है मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस को
जो कि हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। ओके, और देन आर्टिकल 15 क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है ये, आर्टिकल है ये, कि आर्टिकल 15 में हमें बताया गया है कि जो सेपरेशन होगा जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, वो आर्टिकल 50 में हमें बताया गया है। ओके, देन आर्टिकल, अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से डिफरेंस है, जो सेपरेशन है, वो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, किसी आर्टिकल में बताया गया है भी कि नहीं बताया गया है, क्यों एग्जीक्यूटिव लोग जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये सेपरेशन किस में दिया गया है, हमारे आर्टिकल 15 में दिया गया है, जो कि हमारे डीपीएसपी का भाग है। किसका भाग है, डीपीएसपी का भाग। तो अगर डीपीएसपी का भाग है तो बेसिक सी बात है कि जब ये फोर्सेबल तो नहीं है वाया जुडिशरी या वाया कॉन्स्टिट्यूशन, बट जब कोई भी पार्टी, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है या स्टेट गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट तो क्या ही लॉ बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, बट अगर कोई लॉ बनाती है तो उसमें इस पॉइंट को वो बहुत ही ध्यान में रख के काम करेगी, और इसको एक तरीके का क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। ओके, देन हम देखते हैं आर्टिकल 51 में क्या बताया गया है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बहुत बार लोग इस वाले टॉपिक पे फंस जाते हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कहाँ से आ गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, तो भारत के बारे में बात होगी। अभी इंटरनेशनल पीस से क्या रिलेशन है भारत का, क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो ये है 110% है, और हमारे डीपीएसपी का भाग है। किसका भाग है, डीपीएसपी का भाग। आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से। किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से। ओके, चलिए आगे देखते हैं 51A किस फंडामेंटल किस उससे जुड़ा हुआ है, अमेंडमेंट से, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं 51A में कौन सा पॉइंट कवर होता है, फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा पॉइंट कवर होता है, फंडामेंटल ड्यूटी। 51A कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, मैं बता देती हूँ, चलिए एक मैं बता ही देती हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन था इस टाइम में पीएम, कौन था इस टाइम में पीएम, उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे, हमारे प्रियम्बल में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत ही फेमस अमेंडमेंट है, जबकि अपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता था, फिर मतलब इतने ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए प्रियम्बल में हमारे कि उसका बहुत ही ज़्यादा उस पर आलोचना होने लगी, बहुत ही ज़्यादा बातें होने लगी। तो उस टाइम का ये बहुत कौन था उस टाइम पे पीएम, ये हमें आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 51A आर्टिकल जोड़ा गया, जिसमें कि जो कि पॉइंट कवर करता है फंडामेंटल ड्यूटी का। 52nd द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 52nd 52वां। देन 53 क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके बारे में किस में बताया गया है, 53 आर्टिकल में। 54 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, अभी क्वेश्चन में भी आएगा, हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, 54 आर्टिकल से। देन 55 आर्टिकल क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो 55 किससे रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या मैनर होना चाहिए। देन 57 किससे रिलेटेड है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट का। ओके, री इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि मतलब लोकसभा वाला इलेक्शन हो रहा है, वैसा नहीं है ना, ये किसका अपने प्रेसिडेंट के बारे में ही सारी बातें अभी चल रही है। उसके बाद 58 में क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। 58 में क्या है कि प्रेसिडेंट चुनने के लिए हमें कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 58 आर्टिकल में बताया गया है। देन 60 आर्टिकल आता है, ओथ एंड एफर्मेशन बाई प्रेसिडेंट। ओथ एंड एफर्मेशन बाई प्रेसिडेंट। ओके, आर्टिकल 16 प्रेसिडेंट का ओथ एंड अफर्मेशन कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 16 में। प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाता है, ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम आस्क इन द एग्जामिनेशन। 61 आर्टिकल प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट, ओके, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसका नाम है 61, 61वां आर्टिकल, रट लीजिए इसको, 61वां आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, ओके। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यहाँ से हो सकता है। अच्छा, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। देखिए, ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा तभी चीजें याद रह पाएंगी। अभी ऐसा नहीं कि एक चीज पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज पढ़ रहे हैं, उसको इंटरलिंक करते जाइए कि इम्पीचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ओके। इसीलिए मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आप पहले घटना चक्र के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे पहले आप मेरे वीडियो आर्टिकल्स एंड एक्ट के पार्ट के देख लीजिए या खुद से पढ़ लीजिए, जहां से भी आपको कवर करते बने आप कवर कर लीजिए। उसके बाद आप जब इसमें आएंगे ना तो फिर आपको एक चीज़ों में बैक ऑफ द माइंड चीज़ें क्लियर रहेंगी, फिर आप इंटरकनेक्ट भी कर पाएंगे। अभी तो आपको लगेगा कि अरे पढ़ा तो मतलब इतना तो पढ़ा ही रही है और क्वेश्चन और पूछ ले रही हैं, अभी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, है ना। तो वो चीज़ है कि आप जब यहाँ पे क्वेश्चन करने आइए तो आप इसको या तो खुद से वो सारी चीज़ें कवर कर लीजिए जो इससे रिलेटेड है, या तो कहीं वीडियो देख लीजिए। और मैं अपना वीडियो इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि उसमें मैंने फिर इस पॉइंट को भी इंटरलिंक करके बताया हुआ है ना। वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बोला हुआ है कि ये मल्टीपल टाइम आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आता है, तो वो चीज़ें फिर आपको रिकॉल हो जाएंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 किससे रिलेटेड है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 63। देन आर्टिकल 64 किससे रिलेटेड है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ओके। आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 किससे रिलेटेड है? वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ओके। देन आर्टिकल 66 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, किससे? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 66। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कॉन्टीजेंसी, इन अदर कॉन्टीजेंसी, ओके। आर्टिकल 70, आर्टिकल 70। देन आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ओके। आर्टिकल 72 में क्या बताया गया? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, कि प्रेसिडेंट के पार्डन, प्रेसिडेंट के माफ करने की पावर कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट को मिलती है? आर्टिकल 72 के थ्रू मिलती है, ओके। देन हम देखते हैं आर्टिकल 74 में क्या बताया गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा क्या करने के लिए? प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइज करने के लिए, मदद करने के लिए और राय देने के लिए। वो कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 ही ये अथॉरिटी देता है प्रेसिडेंट को कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड पे काम करेंगे, ओके। देन देखते हैं आर्टिकल 75 में क्या बताया जाता है? अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, है ना। आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है कि बेसिकली आर्टिकल 75 से ना प्राइम मिनिस्टर के बारे में बातें चालू हो जाती हैं, तो उसको आप इससे रिलेट करके रखिए कि आर्टिकल 75 रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर से। चलिए आगे देखते हैं 75(1). 75(1) में क्या बताया गया है? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75(a) में क्या बताया गया है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, जो हमारा प्रधानमंत्री होगा, वो अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो अदर मिनिस्टर होंगे वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे, बट किसकी एडवाइस पे? हमारे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। देन आर्टिकल 76, 76वां आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 79, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का फॉर्म, कैसे पार्लियामेंट बनेगी, ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? 79 आर्टिकल से। आर्टिकल 80, composition of council of state, okay, composition of council of state. article 21, composition of house of people, okay, house of people. article 70, article 83, duration of house of parliament. article 83, qualification for member of parliament. article 85, season of parliament, propagation and dissolution. article 89, article 89, chairman and deputy chairman of council of state, okay. आर्टिकल 93, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल, ओके। तो चलिए
बेसिकली इसमें कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो इसको मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, फिर भी हम एक बार रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 18 में दिया गया है। 81 में क्या बताया गया है कि कंपोजिशन होगा किसका, हाउस ऑफ पीपुल का। ओके, हाउस ऑफ पीपुल का कंपोजिशन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 81 से। आर्टिकल 83 में क्या बताया गया है, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के हाउस का ड्यूरेशन कितना होता है, पार्लियामेंट के लोकसभा, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा। पहले तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट जो होती है वो किससे किससे बनती है ना, हमारे पार्लियामेंट किस में कितने पार्ट होते हैं और वो किससे किससे बन के हमारी एक पार्लियामेंट फाउंड होती है। ओके, फिर उसमें उसके जो दोनों हाउसेज होते हैं उसकी लाइफ कितनी होती है, इस बारे में बताया गया आर्टिकल 83 में। देन आर्टिकल 84 में क्या बताया कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो एक आदमी है, जो एक मेंबर है, वो पार्लियामेंट का मेंबर चुनना चाहता है, अगर मतलब खुद पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है तो उसके में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, देन आर्टिकल 89 में क्या बताया गया है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, क्या काउंसिल ऑफ स्टेट, क्या काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 93 में क्या बताया गया है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल। तो बेसिकली इसमें क्या बात है, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब हो गया अपना लोकसभा, एंड हाउस ऑफ पीपुल का मतलब हो गया अपना, सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब हो गया अपना राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ स्टेट का मतलब, हाउस ऑफ पीपुल का मतलब हो गया अपनी राज्यसभा। देन आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 में क्या बताया गया है, वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विथ द स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम। ओके, आर्टिकल 108, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द सर्टेन केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है, दोनों हाउस के कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि ज्वाइंट सिटिंग से सॉल्व होते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, आर्टिकल 108 के थ्रू होता है। कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, आर्टिकल 108 के थ्रू होता है। ज्वाइंट सिटिंग कौन करवाता है पार्लियामेंट की, ये मुझे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 109 आर्टिकल में क्या बताया गया है, स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, मनी बिल के बारे में जो स्पेशल प्रोसीजर है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 109 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम आया हुआ है एग्जामिनेशन में, आर्टिकल 110, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि देखो मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, ज्यादातर टाइम में ना 110 ही होता है आंसर। क्या होता है, ज्यादातर टाइम में 110 ही होता है आंसर। 111 में क्या है, एसेंट ऑन बिल, प्रेसिडेंट का एसेंट तो हमें पता है प्रियोर एसेंट मिलता है। आर्टिकल 112 में क्या है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, बजट। ओके, 112 में क्या है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फिनेंशियल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि बजट कहीं भी शब्द यूज नहीं किया गया है। कौन सा शब्द यूज किया गया है उसकी जगह पे, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या यूज किया गया है, ये एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, बजट शब्द को यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल 114 में क्या बताया गया है, एप्रोप्रिएशन बिल। आर्टिकल 116 में क्या बताया गया है, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट एंड एक्सपेंडिचर ग्रांट। आर्टिकल 117 में क्या बताया, स्पेशल प्रोविजन एट द फाइनेंशियल बिल। ओके, आर्टिकल 122 में क्या बताया गया, कोर्ट नॉट टू इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 122 के थ्रू ही कोर्ट को प्रोहिबिट किया जाता है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इंक्वायरी नहीं कर सकता है, कि पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर हो रहा है, अब कोर्ट ये जाके नहीं कह देगा कि अरे ये तो मतलब इलीगल हो रहा है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। जैसे कभी कभी हम क्या देखते हैं पार्लियामेंट में, मतलब कुर्सियां उर्सियां चल जाती हैं, लोग कपड़ा वपड़ा फाड़ देते हैं एक दूसरे का, है ना, तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो उसमें क्या कोर्ट, अभी वो तो इलीगल तो क्या ही बोल सकते हैं, बट ऐसा व्यवहार तो उचित नहीं होता है ना पार्लियामेंट में या किसी भी जगह पे, एक सभ्य समाज में तो ये सब चीजें सही नहीं मानी जाती हैं। लेकिन कोर्ट इस पे ये नहीं बोल सकता कि भाई ये हमारे जुडिशियल रिव्यू में है, चलो आओ कोर्ट में, ऐसा नहीं कर सकता है ना। ऐसा आप देखिए, जब भी कोई बिल होता है, जब भी दोनों पार्टियों में, विपक्षों में बहुत लड़ाई होती है, तो या तो स्टेट असेंबली में हो गया या कभी कभी तो अपने पार्लियामेंट में हो जाता है, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और क्या इतने रेप्यूटेड लोग वहाँ पे रहते हैं, और रेप्यूटेड लोगों का फिर मतलब रेप्यूटेशन अलग लेवल पे रहता है, तो वो बातें होती हैं कि उन सब चीज़ों को आप कोर्ट में नहीं बोल सकते, कि कोई मतलब पार्लियामेंट में कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। कोर्ट यहाँ पे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोर्ट को प्रोहिबिट करता है कि वो इंक्वायरी नहीं कर सकता है किस चीज़ पे,
पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग पे, किस चीज पे, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग पे। देन क्या, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 किससे रिलेटेड है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग 123 में क्या बताता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स को पावर को बताता है कि जो कि ऑर्डिनेंस ला सकता है ड्यूरिंग द रिसेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि जब पार्लियामेंट नहीं रहती है तो ऑर्डिनेंस लाने की पावर प्रेसिडेंट के पास कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 123 देता है। कौन सा आर्टिकल देता है, 123 आर्टिकल देता है। देन हम आते हैं 124 आर्टिकल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 124। कौन सा आर्टिकल है, 124, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। आर्टिकल 129 क्या बताता है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है, ये आर्टिकल 29 में बताया गया है। आर्टिकल 27 में क्या बताया गया है, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट की, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के मतलब किसी भी कोई भी ऐसा जजमेंट है, जिसको कोई भी ऐसा जजमेंट है या ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। आर्टिकल 143 में क्या बताया गया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 143 में क्या बताया गया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट का पावर बताया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कैसे कंसल्ट कर सकता है और कौन से मामले पे सुप्रीम कोर्ट के जज से कंसल्टेशन ले सकता है। आर्टिकल 148, अटॉर्नी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 148। तो क्या, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पोस्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या क्वासी कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन जुडिशियल है, क्या है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। देन हम आते हैं 153 पे, किस पे, 153 पे। अब क्या होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, क्या होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट। अब देखो यहाँ से सारा चालू हो गया क्या, स्टेट के बारे में। हालांकि गवर्नर को सेंटर ही अपॉइंट करता है, बट अब यहाँ से ना धीरे धीरे स्टेट के बारे में चीजें आ जाएंगी और 200-250 तक के आर्टिकल स्टेट से चले जाएंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 151 या 152 तक का जो आर्टिकल है वो सेंटर से रिलेटेड है। वो हमेशा सेंटर के लोगों की बात करेगा, सेंटर मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर देगा, हाई कोर्ट की बात कर देगा, और अपना क्या है उसका, हाई कोर्ट की तो खैर नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट की कर देगा, पार्लियामेंट की कर देगा, प्रेसिडेंट की कर देगा, अटॉर्नी जनरल की कर देगा, अपने क्या इलेक्शन का कर देगा, जो सब जगह। तो सारी ऐसी अथॉरिटी जो सेंटर में रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 151 तक है या 152 तक है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप लोग एक बार थोड़ा सा क्लियर, मतलब यहाँ से क्या आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, कि अगर एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन को, कि अगर ऑप्शन दिया है स्टेट के बारे में और कुछ ऐसे दो आपको पता है या एक आपको पता है, एक दिया है स्टेट के बारे में, तो ये तो आपको पता है कि स्टेट तो नहीं होगा, इतने सारे आर्टिकल में तो सेंटर की बात हुई है, तो स्टेट का प्रोविजन तो यहाँ पे नहीं होगा, तो इससे क्या एलिमिनेशन पावर बढ़ती है। देन हम चलते हैं क्या आर्टिकल 154 में, 154 में, इसमें क्या बताया गया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर। ओके, चलिए आर्टिकल 155 में क्या बताया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, क्या अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 155 में गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। आर्टिकल 101, आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में क्या है, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। अब इससे आप मुझे बताइए कि गवर्नर का पार्डनिंग पावर यहाँ पे बताया गया है, तो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में बताया गया था, हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में बताया गया था, तो देखिए प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर बताया गया था आर्टिकल 172 में, कौन से में, आर्टिकल 72 में, 72वें आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट पार्डन करता है एंड आर्टिकल 161 के थ्रू पार्डन करता है अपना, कौन पार्डन करता है अपना, आर्टिकल नंबर है 163, क्या है 163, इसमें क्या बताया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, कि एक मिनिस्टर्स की काउंसिल होगी जो कि गवर्नर को हेल्प करेगी और एडवाइस करेगी। देन क्या आता है कौन सा आर्टिकल आता है, 164 आर्टिकल आता है, जिसमें बताया गया है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर। देन 165 आर्टिकल में क्या बताया गया है, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल
165, आर्टिकल 165 एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 148 के बारे में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 167 आर्टिकल में क्या बताया गया है? ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ टू द गवर्नर एटसेट्रा। ओके, तो आर्टिकल 167 में ये बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है, किस रिस्पेक्ट में कि वो इंफॉर्मेशन गवर्नर को दे कि स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देन आर्टिकल 69 के बारे में क्या बताया गया है? एबोलिएशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से आर्टिकल के थ्रू किसी भी स्टेट में कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जा सकता है या उसको एबॉलिश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? आर्टिकल 169, आर्टिकल 169। देन आर्टिकल 174 में क्या बताया गया? सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोपोगेशन एंड द डिसोल्यूशन। ओके, तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो सेशन होता है, उसको कब प्रोपोगेट किया जा सकता है, कब डिसॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 174 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 200 आर्टिकल 200 एसेंट टू द बिल। ओके, आर्टिकल 201 में क्या बताया गया है? बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। 201 में। अच्छा, तो ये जो 200 आर्टिकल 200 है, इसमें कौन से बिल के एसेंट की बात हो रही है? जो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होगी और जिसका एसेंट कौन देगा? गवर्नर देगा। और आर्टिकल 201 में क्या बताया गया है कि बिल को जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में पास की गई है उसको रिजर्व रखता है गवर्नर, किसके लिए? प्रेसिडेंट से कंसीडर करने के लिए। ओके, देन हम आगे देखते हैं। आर्टिकल 213 में क्या बताया गया है? पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोलगेट एंड ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, कि गवर्नर को पावर दिया गया है प्रोमोलगेट करने का ऑर्डिनेंस जबकि लेजिस्लेचर नहीं होती है। यही पावर प्रेसिडेंट के पास भी है। कौन से आर्टिकल के थ्रू है? ये हमने आगे देखा है। देन आर्टिकल 214 में क्या बताया गया है? हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। ये हाई कोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल में है? 214 से है। देन 215 में क्या बताया गया है? हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये भी याद रखना। आर्टिकल 216 में क्या बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट को कैसे फॉर्म किया जा सकता है? आर्टिकल 217 में क्या बताया गया है? अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के जजों का कैसे अपॉइंट किया जा सकता है और उनका ऑफिस, वो कैसे ऑफिस को मेंटेन करेंगे, उसकी क्या कंडीशन होगी, ये कौन सा आर्टिकल बताया है? आर्टिकल 217 बताता है। 226 आर्टिकल में क्या बताया गया है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू द सर्टेन रीट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट एंड अदर्स। ओके, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है रीट जारी करने की। कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल देता है 226। कौन सा आर्टिकल देता है? 226 आर्टिकल देता है। 231 में क्या बताया गया है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट। तो 231वें आर्टिकल में बताया गया है कि स्टेब्लिशमेंट होगा किसका? कॉमन हाई कोर्ट का। किसका? कॉमन हाई कोर्ट का, 2 और 2 से ज्यादा स्टेट के लिए। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से हाई कोर्ट हैं जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए बने हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आता है मैच कराने के लिए, या कुछ ऐसे कि कौन सा हाई कोर्ट कौन कौन से स्टेट को लगता है, या कौन सी यूटी और स्टेट को लगा के बनाया गया है। ओके, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देन चलते हैं आर्टिकल 233 में क्या बताया गया है? अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। देन आर्टिकल 239A में क्या बताया गया है? प्रोविजन contained in this article applicable to the union territory of Pondicherry shall also apply to the union territory of Jammu and Kashmir। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बेसिकली आर्टिकल 239A में यही बताया गया है कि इसमें कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो कि अपने पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर यूटी में, अब तो जम्मू कश्मीर क्या यूटी भी नहीं रह गया है ना, जम्मू कश्मीर अब तो जम्मू कश्मीर यूटी बन गया। पहले तो स्टेट था, पहले तो उसको एक स्टेट का दर्जा मिला था। तो इसमें क्या ऐसा कुछ प्रोविजन इस आर्टिकल में कंटेन किया गया है जो कि अपने कुछ ऐसा स्पेशल प्रोविजन है जो कि अपने पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में ही एप्लीकेबल होगा। देन हम देखते हैं आर्टिकल 239A में क्या है? स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 239A, देखो आर्टिकल 239A में क्या, आर्टिकल 239 क्लॉज ए में क्या बताया गया है
कि इसमें कुछ प्रोविजन होंगे पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए, दोनों यूटी हो गए। ओके, एंड आर्टिकल 239 क्लॉज ए सब क्लॉज ए में क्या बताया गया है, प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ द दिल्ली, प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ द दिल्ली। आर्टिकल 41 में क्या बताया गया, 241 में क्या बताया गया, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरेटरी, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरेटरी। आर्टिकल 243 ए में क्या है, ग्राम सभा, ग्राम सभा। ओके, तो आर्टिकल 243 ए में क्या बताया गया है, ग्राम सभा के बारे में। 243 बी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। 243 बी कौन से डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में पंचायत का प्रोविजन था, आर्टिकल 40 में, कौन से आर्टिकल 40 में। देन हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 243H, 243H में क्या दिया गया है, पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड ऑफ द पंचायत। ओके, कि पंचायत को ये पावर दी गई है कि वो टैक्स वगैरह इम्पोज कर सकती है, कौन से आर्टिकल के थ्रू, 243H के थ्रू। देखो 243 ये है ना, 243 से रिलेटेड जितने भी ए में तो ग्राम सभा ही हो गया, बी सी डी जितने भी हैं इसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बातें की गई हैं। उसके बाद देखते हैं 243 के में क्या रिलेटेड है, इलेक्शन ऑफ पंचायत, की गांव में जो पंचायती का चुनाव होता है ना, वो कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, आर्टिकल 243 के थ्रू। कौन से के, आर्टिकल 243 के थ्रू। 243 जेड में क्या बताया गया है, ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटी के अकाउंट को ऑडिट करने का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 243 जेड में। देन 243 जेड ए में क्या बताया गया, इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। आर्टिकल 243 जेड डी में क्या है, कमिटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, कमिटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। ओके, देन चलिए आगे देखते हैं कौन सा आर्टिकल है, 243 जेडाई में क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकॉर्पोरेशन के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया, 243 जेडआई के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अपने डीपीएसपी वाले डीपीएसपी और सॉरी फंडामेंटल राइट में भी ये प्रोविजन है। जब हम फंडामेंटल राइट को लक्ष्मीकांत वाली बुक में जब मैंने पढ़ाया हुआ है तो उसमें बहुत ही इलुबरेटिव तरीके से बताया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्पेशली फंडामेंटल अमेंडमेंट कर, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अपने फंडामेंटल राइट में ये वाला प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन वगैरह के लिए प्रोविजन जोड़ा गया है। मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोविजन फंडामेंटल में है या डीपीएसपी में है, बस बट इन्हीं दोनों में से किसी प्रोविजन में जोड़ा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। चलिए आगे देखते हैं 249 में क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो आर्टिकल 249 ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसको मतलब उसको क्या कर सकती है, उसको लेजिस्लेट कर सकती है कि जब कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात आए तो। उसके बाद क्या होता है, आर्टिकल 253 में क्या बताया गया है, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। देन आर्टिकल 262 में क्या बताया गया है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली। ओके, तो जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है ना, उसके बारे में जो उसको रिजॉल्व करते हैं उसके बारे में आर्टिकल दिया गया 262 में, 262 में। ओके, एक तो देखो, एक तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल 61 हो गया, एक दूसरा इम्पोर्टेंट आर्टिकल 161 भी है। अब यहाँ 262 आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ऐसे भी थोड़ा याद रखिएगा नंबरिंग से भी कि जैसे वो है, जैसे 75वां आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, फिर 175 इंपॉर्टेंट है क्या, फिर 275 इंपॉर्टेंट है क्या, है ना। ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा। चौथा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो क्या 104 इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके भी याद रखा जा सकता है। आगे देखते हैं 263 में क्या है, प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 263 263 इंटर स्टेट काउंसिल उसमें होता है ना, मीटिंग होती है, होम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। देन आर्टिकल 266 कॉन्स्टिट्यूशनल फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 267 के बारे में क्या बताया गया है, कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 267 में कॉन्टीजेंसी फंड, हमने कंसोलिडेटेड फंड तो बार बार सुना है, कॉन्टीजेंसी फंड का क्या मतलब होता है, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, 267 में दिया गया है। 280 में फिनांस कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिनांस कमीशन का प्रोविजन किस में, कौन से आर्टिकल में है, 280 में। ये देखिए 300A
पर्सन नॉट टू बी डिप्रीव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो बेसिकली ओरिजिनली क्या था ना कि ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 300A किससे रिलेटेड है, हमारे एक पर्सन की प्रॉपर्टी राइट से। ओके, 312 ऑल इंडिया सर्विस, 312 ऑल इंडिया सर्विस, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किससे रिलेटेड है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन से आर्टिकल में कंसीडर किया गया है, तो 315 में कंसीडर किया गया है। ओके, 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। 223B ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर। 324 क्या 324 आर्टिकल में क्या बताया गया है, सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। ओके, कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो इलेक्शन को सुप्रिटेंड किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है कि ये सारी पावर किस में वेस्टेड है, इलेक्शन कमीशन में वेस्टेड है। देन हम क्या देखते हैं 326 में क्या बताया गया है, इलेक्शन टू लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सरफेज। ओके, तो आर्टिकल 326 के थ्रू ही जो लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर किया जाएगा। देन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्या है 330, इसमें क्या बताया गया है, रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस। ओके, तो हाउस में अपने जो दोनों हाउस है हमारा, उसमें सीट एसटी और एससी के लिए सीट रिजर्व कौन से आर्टिकल के थ्रू होती है, 330 के थ्रू। 331 आर्टिकल में क्या बताया गया है, रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा, लोकसभा में ये रिजर्वेशन दिया गया है किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए। 232 में क्या बताया गया है, रिजर्वेशन फॉर द सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। देन 333 में क्या बताया गया है, रिजर्वेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द स्टेट। देन हम चलते हैं 338 में क्या बताया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नेशनल कमीशन कौन से आर्टिकल में, 338 में। 338A में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। 338B क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। वेरी वेरी, देखो इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, इसको रट्टा मारना है। बैकवर्ड क्लास के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए नेशनल कमीशन फाउंड करने के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, 338B। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 338A, 338 को याद कर जाओ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ए बी में तुम अपना एसटी लगा दो, फिर उसके बाद ओबीसी लगा दो। नेक्स्ट चलते हैं 243 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से आर्टिकल में आता है, 243 में। 244 में क्या आता है, कमीशन एंड कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। देन 350A, 350 में ए में क्या बताया गया है, फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, की प्राइमरी स्टेज में जो मदर टंग में हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाए, बताए जाए, इसकी फैसिलिटी कौन सा आर्टिकल देता है, 350A। तो कभी भी अगर छोटे बच्चों को मदर टंग में बातें स्कूल वगैरह में सिखाने की बातें आती है ना, तो वो कौन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के अंडर आती है, 350A के अंदर आती है। 350B में क्या आता है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए स्पेशल ऑफिसर्स होने चाहिए। देन 351 में क्या आता है, डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, के हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टिव होना चाहिए। देखियो ये ना बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं ये सब, बट फिर भी क्या हम देख लेते हैं एक बार। 352, अब यहाँ से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 में क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, 352, किससे, 352 से, किससे रिलेटेड है, 352 से। ओके, देन हम चलते हैं प्रोविजन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। 356 बेसिकली 356 किससे रिलेटेड है, देखो जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगी तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, है ना। तो 356 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल से। देन हम देखते हैं 358 किससे रिलेटेड है, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी, की आर्टिकल 19 को इमरजेंसी के टाइम पे
सस्पेंड किया जाता है कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 358 के थ्रू। 359 में क्या है, सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। देन आर्टिकल 360 प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप लोग कमेंट करके कमेंट में मुझे बताइए कि क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी लगी है या नहीं लगी है। देन नहीं लगी है, वैसे मैंने बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं। आर्टिकल 365 में क्या है, एफर्ट ऑफ फेलियर टू कंप्ले इन द with the gave effort to the direction give by the union। बेसिकली यूनियन के पावर के बारे में बताया गया है। 368 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया। अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे कितनी बार यहाँ 368 के बारे में पूछा गया है। इसमें क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कि पार्लियामेंट का पावर किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बारे में। आर्टिकल 370 में क्या बताया गया, टेम्परेरी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ओके, 370 अब तो हट गया ना। डिक्लेयर इन ऑपरेटिव थ्रू द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन ऑन 6 अगस्त 2019। देन 371 में स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात आता है एग्जामिनेशन में कभी कभी। इसको ऐसे मत सोच लेना कि महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, तो चलो अब क्या ही पढ़ना है इसको। आर्टिकल 371, 370 तो हट गया, 371 अभी है। चलो शेड्यूल देख लेते हैं। Constitution of India at the time of the adoption only 8 schedule, but at present there are 12 schedule। Okay, चलिए देखते हैं कौन से शेड्यूल में क्या बताया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया गया है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ टेरिटोरियल डिमार्केशन। ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से। सेकेंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है, प्रोविजन इसमें रिलेटेड, प्रोविजन रिलेटिंग टू द सैलरी emolument and the allowance for the of the various office bearers of the Union of India। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बेसिकली जो सेकंड शेड्यूल है उसमें प्रोविजन बताए गए हैं कि क्या सैलरी होगी क्या सैलरी नहीं होगी। थर्ड शेड्यूल में क्या बताया गया है, थर्ड शेड्यूल बताया गया है ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में, कि ओथ एंड यूनियन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर हो गए उनके ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल थर्ड में बताया गया। आर्टिकल फोर्थ में क्या बताया गया है, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, कि राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन होता है उसके बारे में बताया गया है फोर्थ शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में क्या बताया गया है, ओथ एंड अफर्मेशन, याद रखिएगा ओथ एंड अफर्मेशन। सेकेंड शेड्यूल में क्या बताया गया है, सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है अपना कि सैलरी क्या होगी लोगों की, जो यूनियन गवर्नमेंट के जो अपने लोग हैं उनकी सैलरी एंड अलाउंस क्या होता है फर्स्ट शेड्यूल में, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। देन देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल में क्या बताया गया है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब। तो फिफ्थ शेड्यूल में बेसिकली बात यही कही गई है कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का जो एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा। सिक्स शेड्यूल में क्या बताया गया है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, तो देखो आर्टिकल शेड्यूल 5 में बताया गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा। एंड सिक्स शेड्यूल में ये प्रोविजन बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्पेसिफिक स्टेट एंड स्टेट इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। सेवन शेड्यूल में क्या बताया गया है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, की यूनियन एंड स्टेट के बीच में कौन कौन सा पावर है और कैसे डिवाइड होगा। यही सेवेंथ शेड्यूल के अंडर ही 3 लिस्ट बनाए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हो, ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, इस टाइम कितने हैं, 98 हैं। ओके, और हमें पता है कि यूनियन लिस्ट में पावर किसके पास होती है, पावर सेंटर के पास होती है इसको अमेंड करने की। और स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, अभी 59 है, और पावर किसके पास है, ओनली स्टेट के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 थे, अभी कितने हो गए, 52 हो गए, और पावर किसके पास होगी, पावर दिस सब्जेक्ट द सेंटर एंड स्टेट बोथ, दोनों के पास कॉन्करेंट लिस्ट में पावर है। बट जब ओवरलैपिंग की बात आएगी तो किसकी पावर मान्य होगी, सेंटर की पावर मान्य हो जाती है। क्या हो जाती है, सेंटर की पावर मान्य हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन, स्टॉक एक्सचेंज एंड द फ्यूचर मार्केट, शेयर मार्केट, पोस्ट ऑफिस, क्या है, रेडियो एंड टेलीविजन, स्टॉक एक्सचेंज,
फ्यूचर मार्केट, शेयर मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, सेंसेस, इंश्योरेंस, डिफेंस, रेलवे एंड कॉर्पोरेशन टैक्स एक्सेट्रा कम अंडर यूनियन लिस्ट। ओके, तो ये सारा जो चीज है कि रेडियो और टेलीविजन का जो टैक्स है, जो अपना स्टॉक मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, ये सब का जो ऑफिस है, बैंक है, सेंसस है, तो इन सब का जो टैक्स आता है वो किसको आता है, वो यूनियन को आता है। देन पुलिस, सॉरी टैक्स नहीं, जो टैक्स का प्रोविजन है, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह का, जो रेलवे वगैरह के बारे में बातें की गई हैं, ये कौन से लिस्ट के अंदर आती है, यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। देन पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, गैस, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर देखो किसान आंदोलन इतना चल रहा है ना, उस पे देखो एग्रीकल्चर, रेलवे, रेलवे पॉलिसी, प्रिजन्स, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट एंड लैंड रिफॉर्म एटसेट्रा कम अंडर स्टेट लिस्ट। कि ये सारे प्रोविजन जो पुलिस है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है, गैस एंड एग्रीकल्चर है, रेलवे पॉलिसीज है, पंचायती राज है, लोकल गवर्नमेंट है, लैंड रिफॉर्म है, ये सब किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। आगे देखना, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन एटसेट्रा कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, चलिए 8th शेड्यूल की बारे में बात करते हैं। 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। की कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो ओरिजिनली कितने लैंग्वेज थे, 14 लैंग्वेज थे, बट प्रेजेंट में कितने हैं, 22 लैंग्वेज हैं। सिंध ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1967 में। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। एंड द ओरिया वाज रीनेम्ड एज ओरिया बाय द 69th अमेंडमेंट एक्ट 2011। अब चलिए 9th शेड्यूल में क्या आता है, 9th शेड्यूल में आता है हमारा validation of certain act and regulation, okay, added by the first amendment act 1951। पहला अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, बार बार एग्जामिनेशन में आया है, डिस्क्वालिफिकेशन से, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर of the parliament and state legislature on ground of defection of law किससे related है, 10th शेड्यूल से related है। ओके, एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा गया था, एडेड बाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1955 known as the एंटी डिफेक्शन लॉ। देन 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड द रिलेशनशिप ऑफ पंचायत। इट हैज 29 सब्जेक्ट। ओके, 11th शेड्यूल की पंचायत के बारे में बातें कही गई है 11th शेड्यूल में, और 12th शेड्यूल में अपना म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात कही गई है ना। तो इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट हैं, एडेड बाय द 73rd। देखो मैंने बोला था ना शुरू में 72 नहीं है, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू पंचायती राज जोड़ा गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में जोड़ा गया था अपना म्युनिसिपैलिटीज, पावर एंड अथॉरिटी, स्पेसिफाई द पावर एंड अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी। इट हैज 18 सब्जेक्ट। तो पंचायती राज के पास ज्यादा सब्जेक्ट है एंड द अपनी म्युनिसिपैलिटीज के पास कम सब्जेक्ट हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट। पार्ट 4A एंड पार्ट 14A were added by the 42nd Amendment Act 1976. 9A was added by 74 Amendment Act and part 9B was added by the 97 Amendment Act of 2011. ओके, तो चलो आगे देखते हैं कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से आर्टिकल को कवर करते हैं। पार्ट 1 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी सब्जेक्ट को हैंडल करता है और कवर करता है 1 से 4 तक के आर्टिकल को। पार्ट 2 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिटीजनशिप और आर्टिकल 5 to 11 तक को कवर करता है। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट और 12 से 35 तक के आर्टिकल को कवर करती है। पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी को कवर करता है 36 से 51। पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटी 51A आर्टिकल को कवर करता है, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51A। पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151, 6 आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट 152 से 237। देन
पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी 239 टू 243, पार्ट 9 पंचायत 243 43 टू 43 243 टू 243 ओ। पार्ट 9A में क्या है, म्यूनसिपैलिटीज 243P टू 243ZG। ओके, 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 243ZH टू 243ZT। पार्ट 9 क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया में क्या है, 244 से 244A। पार्ट 11 में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, इसमें क्या बताया गया है, 245 से 263, 245 से 263। पार्ट 12 में क्या बताया गया है, फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, ये क्या है, 264 से 300A। देन पार्ट अपना आ गया क्या, 13, ट्रेड कॉमर्स एंड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 301 से 307 आर्टिकल कवर करता है। पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, ये पार्ट 14 में है। जो अपना 315 आर्टिकल है ना, वो इसी पार्ट 14 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पार्ट 14 से। फिर उसके बाद पार्ट 14A में क्या है, ट्रिब्यूनल्स है, 223A से 223B हमने पढ़ा हुआ है आगे। फिर पार्ट 15 में क्या है, इलेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि 15वें पार्ट में अपना इलेक्शन है, 324 से 329A तक। देन पार्ट 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेज, जो अपने 238 पढ़ रहे थे ना, 338, 338A, 338A, B ये पढ़ रहे थे अपने, वो इसी में है, आर्टिकल 17 में है, 330 से आर्टिकल 342 तक। उसके बाद कौन से पार्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया, ये बार बार क्वेश्चन में आता है, तो अपना हमें पता है कि ये 17वें पार्ट में आता है। 343 से 351 आर्टिकल कवर करता है ऑफिशियल लैंग्वेज को। उसके बाद अपना हो गया 18वां पार्ट। 18वें पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजन आता है, 352 से 360, 352 से 360 तीन तरीके की इमरजेंसी आती है। ओके, उसके बाद अपना आ गया 19 आ गया, मिसलेनियस का टॉपिक आ गया। और 20वें पार्ट में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको याद रखिएगा, इसमें एक आर्टिकल है 368। कितना पार्ट है, 20वां पार्ट है। 20वें पार्ट में क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल सिर्फ एक है, 368। देन 21वें पार्ट में क्या है, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड द स्पेशल प्रोविजन। एंड 22वें पार्ट में क्या है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड द अथॉरिटेटिव टैक्स हिंदी एंड उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा। ये 395 से 393 से 395 तक दिया गया है। तो हमने बहुत ही डिटेल तरीके से सारी चीजों को पढ़ लिया और सारी चीजों को कवर कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, है ना, इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसको हम बहुत ही डिटेल में देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंसिस्ट करता है कितने आर्टिकल को, मोर देन 400 आर्टिकल को। क्वेश्चन कब आया है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, 397 में आया है। तो यही ऑप्शन सुटेबल है ना, सबसे सुटेबल है कि अब ओरिजिनली भी नहीं पूछा है, प्रेजेंट भी नहीं पूछा है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा सुटेबल। देन हाउ मेनी पार्ट, आर्टिकल एंड शेड्यूल वाज देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने पहले ही लाइन में पढ़ा था कि ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। ओके, चलिए देखते हैं। देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से सब पढ़ाए जा रही हूँ, है ना। तो ओरिजिनली कितने आर्टिकल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 395। कितने, 395। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल एंड शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैलकुलेशन और नंबर वाइज तो कितना था टोटल। इसमें देखो कोई भी मैथ सही नहीं है, क्योंकि 395 आर्टिकल तो दिया है, बट यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 12 शेड्यूल कर दिया है। तो अगर 12 शेड्यूल प्रेजेंट के हिसाब से बता रहा है तो कम से कम आर्टिकल 400 प्लस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ओरिजिनल दिया है, शेड्यूल प्रेजेंट दिया है, इसलिए इसका आंसर कोई भी सुटेबल नहीं है। क्या है इसका आर्टिकल, इसका आंसर कोई भी सुटेबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज ऑफ 395 आर्टिकल, 22 पार्ट एंड 12 शेड्यूल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी वर एस्टेब्लिश्ड बाय द 65 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट। ओके, तो इससे क्या है, 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट 1956 के द्वारा। टोटल नंबर ऑफ द शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 1990 का बेशक है,
बट अभी क्या वनडे एग्जामिनेशन रेलवे वगैरह में तो आता ही होगा। आगे देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 12 शेड्यूल। हाउ मेनी शेड्यूल? 12 शेड्यूल। आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट। यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है ऑप्शन। 205 में पूछा गया है ये आईजीएस के एग्जामिनेशन, तो 20 पार्ट तो नहीं थे, तब भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, 22 है। देयर आर 390 आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। चलो इसके बारे में हम सोचेंगे ऑप्शन को देख के। थर्ड पॉइंट क्या है? 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो तीसरा तो पक्का सही है, तीसरा क्या है? पक्का सही है, बट 3 और 2 ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? 3 पे जाएंगे। एक तो पक्का गलत है, 20 पार्ट तो थे भी नहीं, है ना, 22 पार्ट थे। चलिए आगे देखते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ in the 9th schedule of the constitution of India। एक सेकेंड, इसको देखते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th schedule of the constitution of India। validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by the court it on the judgment can be made on it। ओके, 218 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 218 में। तो सिर्फ ऑप्शन एक सही होगा, क्योंकि पहले पहले ये प्रोविजन बनाया गया था कि जो 9th शेड्यूल में जो लॉ जाएगा पार्लियामेंट के थ्रू, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू में के अंडर नहीं आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी सबसे तेज है, उसने क्या बोला कि नहीं, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इस 9th शेड्यूल में जो भी आर्टिकल जोड़े जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होंगे। क्या? ओपन होंगे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा हो गया गलत। आगे देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन 22 पार्ट। कितने पार्ट? 22 पार्ट। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का प्रोविजन कौन सा आर्टिकल कंटेन करता है? पार्ट 2 हमने पढ़ा है ना, अभी पढ़ा है। पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरी, पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में अपना डीपीएसपी, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 5 में सेंट्रल, पार्ट 6 में अपना स्टेट, है ना। इतना तो हमें पता ही है, इंपॉर्टेंट तो हमें पता ही होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मैच करेक्टली। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में है, सिटीजनशिप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में सही है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में सही है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है, ये भी सही है। स्टेट पार्ट 6 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में है स्टेट। फंडामेंटल ड्यूटी सॉरी, ये देखो, फंडामेंटल ड्यूटी क्या लिखा है? 6A लिखा है ना, 6A लिखा है, जबकि वो है 4A में। किसमें है? 4A में। तो फंडामेंटल ड्यूटी होगी हमारी सही आंसर हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 13 का, फंडामेंटल ड्यूटी ऑप्शन नंबर सी। देन चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैच करने के लिए आगे ना, मैच करना है। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कौन से पार्ट में है? ये देखो कब आया है, 2015 में आया है, यूपी लोअर सब मेंस के एग्जामिनेशन में आया है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हमें पता है पहले पार्ट में है, अगर पार्ट की बात हो रही है, पार्ट 3। अच्छा, इसमें पार्ट आर्टिकल सबकी बात हो रही है। चलो, तो आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 दिया है। आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें पता है कि नए स्टेट का फॉर्मेशन पहले पार्ट में होता है। पहला पार्ट कंसिस्ट करता है 1 से 4 आर्टिकल को। तो आर्टिकल 3 अपने ए से रिलेटेड है। तो ए का 2 कितना है? ए का 2 1 है, ऑप्शन तो यहीं से देख लेंगे हम, है ना। बाकी देख लेते हैं, सिटीजनशिप पार्ट 2 में है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल राइट हो गया हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल 223A में हो गया अपना। चलो मिला लो यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिलाना क्या है पता ही है, हमने अभी पढ़ के हम आए ही हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा प्रोविजन करेक्टली मैच नहीं है? सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, हाँ भाई है, ओके। चलो सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, हाँ भाई है पार्ट 2 में। यूनियन टेरिटरी पार्ट इसमें है, पार्ट अपनी 7 में है, नहीं। म्यूनिसिपैलिटीज 9A में है, हाँ सही है। ये अपना क्या है, इलेक्शन पार्ट 15 में है, बिल्कुल सही। गलत कौन सा हो गया अपना?
गलत हो गया ये। यूनियन टेरेटरी अपना पार्ट 8 में है, ना कि पार्ट 7 में है। देखो यहाँ पे है सिटीजनशिप पार्ट 2, सिटीजन यूनियन टेरेटरी यूटीज पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, म्युनिसिपैलिटीज 9A एंड अपना इलेक्शन हो गया 15, कितना कौन सा 15। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइज द 3-tier सिस्टम ऑफ द पंचायत। पंचायत के बारे में जो आर्टिकल हमें बताता है, पार्ट हमें बताता है, वो पार्ट है 9। कौन सा पार्ट है 9। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which part and chapter of the Indian Constitution deal with the legislative relation between the union and state, between the union and state, part 11 and chapter 1st। okay चलिए आगे चलते हैं। which one of the following schedule of Indian Constitution list the name of state and specify their territories, कि कौन से शेड्यूल में, तो पहले शेड्यूल में हमने पढ़ा है, अभी पढ़ के आए हैं, पहले शेड्यूल में ये बातें कही गई हैं अपने स्टेट और यूटीज के बारे में। देखो यहाँ पे बताया भी गया है, फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है दीज लिस्ट द स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ द इंडिया, एंड द सेकेंड शेड्यूल में क्या है, लिस्ट द सैलरी ऑफ ऑफिसर्स, एंड द थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द ऑफिसर, एंड द फोर्थ शेड्यूल में क्या है, दिस डिटेल द एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। ओके यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिलाना है। करेक्ट आंसर कौन कौन सा है ये देखना है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रिंग इन द थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या बात किया गया है कि ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्टर फॉर द यूनियन, ओथ टू बी मेड बाय द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, oath office of the president of India, oath to be the made by the member of the parliament, from of the oath to be made by the member of the parliament। तो देखो इसमें जो हमारा थर्ड शेड्यूल है ना, इसमें जो प्रेसिडेंट के बारे में ओथ एंड अफर्मेशन की बात है वो नहीं कही गई है, वो नहीं कही गई है। इसमें बाकी सबके बारे में बात कही गई है, बट फॉर्म ऑफ द ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं कही गई है। तो ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा गलत ऑप्शन है। ओके चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ शेड्यूल में क्या बात बताया गया है, फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। इफ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी एडेड। फर्स्ट, ओके फर्स्ट की कोई भी नया भाई स्टेट बनेगा, बाउंड्री बनेगी तो कौन से शेड्यूल में आएगा, फर्स्ट शेड्यूल में। देखो शेड्यूल से देखो कितने क्वेश्चन आए हैं शेड्यूल में क्या। अब यहाँ पे 4th 6th 8th एंड 9th, तो हमें पता है 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो पहले ऐसा ही लगा लेते हैं। थर्ड का 3 का 2 मिल गया, अपना आंसर हो गया। यहाँ से देखो क्वेश्चन ऐसे भी लगाया जाता है ना कि आप एक भी पॉइंट याद है पहले उसको देखे आंसर में मिलाइए कि क्या ये सही है। अगर वहीं से सही है तो, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो भी आपके क्वेश्चन बनने की चांस है। अब ऐसा नहीं है कि 4 का 4 हमें आना चाहिए, 4 हमें आता है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, हमें पता है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है क्योंकि हम भाई अभी पढ़ के आ रहे हैं, है ना। फिर ट्राइबल एरिया के बारे में किस शेड्यूल में बताया गया, ट्राइबल एरिया के बारे में 5th और 6th शेड्यूल में ही है। 6th शेड्यूल में कुछ स्पेसिफिक स्टेट के नाम दिए गए हैं, और 5th शेड्यूल में क्या दिया गया है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है अपने ट्राइबल एरिया के। ओके एंड द 4th शेड्यूल में क्या है, 4th शेड्यूल में ये बताया गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट को कौन कौन सी सीट अलॉट की जाएगी, कौन कौन सी सीट अलॉट की जाएगी। ओके चलिए आगे देखते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वाइड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5th शेड्यूल। क्या हो जाएगा 5th से शेड्यूल। ओके चलिए आगे देखते हैं। शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10। तो सबसे पहले तो शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है, तो 8 बी का 1 हो गया, तो बी के 1 2 हैं, हमारा ऑप्शन ए और सी में से कोई एक होगा, ए और सी में से कोई एक होगा। उसके बाद हम देखते हैं 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो 9th शेड्यूल रिलेटेड है अपने क्या लैंड फॉर्मेशन से, है ना। तो देखते हैं क्या दिया गया है। डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेंस,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। तो 9th शेड्यूल में जो सुटेबल बैठता है वो यही बैठता है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट बैठता है। तो सी का 4 देखते हैं, सी का 4 कौन सा है, कौन सा, 2 का ए है, 2 का ए है और सी का 4 है, तो ये सी होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 7th शेड्यूल में क्या बताया गया है, 7th शेड्यूल में बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर एंड अपना शेड्यूल 10 में क्या बताया गया है, शेड्यूल 10 में बताया गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो हमें पता है एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड है कौन से शेड्यूल से, शेड्यूल 10 से। ओके चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है ना सारा कि 10th शेड्यूल रिलेटेड है क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, 9th शेड्यूल रिलेटेड है अपना वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड द 8th शेड्यूल रिलेटेड है लैंग्वेजेस से। ओके चलिए आगे देखते हैं 9th शेड्यूल, 7th शेड्यूल क्या है, 7th शेड्यूल क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड, नहीं ये तो 10th शेड्यूल है। सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है मुझे लगता है, हाँ सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 8th शेड्यूल अपना लैंग्वेज से, ऑप्शन भी वही है, तो देखते हैं 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 9th शेड्यूल रिलेटेड है अपना वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स से, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट से। 10th शेड्यूल रिलेटेड हो गया अपना क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड की एंटी डिफेक्शन लॉ एंड देन 7th शेड्यूल हो गया यूनियन एंड स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, बेसिकली स्टेट एंड यूनियन के रिलेशन के बारे में बात कही गई है इस वाले शेड्यूल में। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में है, हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, ये सब स्टेट, सेंसस यूनियन लिस्ट में है, हाँ। एलोकेशन ऑफ सीट इन द शेड्यूल इन द काउंसिल ऑफ स्टेट सेकेंड शेड्यूल में है, बिल्कुल नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10th शेड्यूल से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एलोकेशन ऑफ सीट इन द स्टेट काउंसिल किससे रिलेटेड है, अपने 4th शेड्यूल से रिलेटेड है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें इंग्लिश को ऐड नहीं किया गया है अभी तक। उसके बाद चेल्हो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चेल्हो केस, चलिए देखते हैं एक सेकेंड, चलिए देखते हैं, तो ये रिलेटेड है 9th शेड्यूल से। ओके चेल्हो केस रिलेटेड है 9th शेड्यूल से। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। ओके द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकेंड, इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट, अपने वो थे, क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ओके चलिए आगे देखते हैं यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं एंड द स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ए बी सी। यूनियन लिस्ट में अपने जो सब्जेक्ट हैं वो 97 ही है, स्टेट लिस्ट में अपने जो सब्जेक्ट हैं वो 66 है, कॉन्करेंट में 47 है। चलिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ इन द कॉन्करेंट लिस्ट, इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके तो चलिए आज हम अपनी क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में हम इसके और सारे बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ नए पॉइंट को भी देखेंगे। ओके इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।